हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों का 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। ये आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाला हूं जो आपके इस बार 24 फरवरी को पूछा जाएगा। 24 फरवरी के स्टूडेंट हिंदी के पेपर में आप लोगों को धुआं धुआं कर देना है। मैराथन क्लास आज आप लोगों का होने वाला है और इसमें हम खंड खा की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैराथन क्लास में लगभग 1 घंटे का आपका ये वीडियो होने वाला है। इस टॉपिक में मैं जो बताऊं स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें मैं आपको संस्कृत का गद्यांश बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश होगा। उसके बाद में संस्कृत का श्लोक, तीसरे नंबर टॉपिक में आपका रस रहेगा, चौथे पर आपका अलंकार रहेगा, पांचवें में आपका छंद रहेगा और 6 नंबर में आपका निबंध रहेगा, 7 नंबर में आपका संधि रहेगा और 8 नंबर में आपका समास रहेगा। 9 नंबर में आपका प्रत्यय पूछा जाएगा, 10 नंबर में विभक्ति और लास्ट में 11 नंबर पर पत्र लेखन। तो 11 इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों का भी स्टूडेंट इस बार टारगेट है 100 में से 100 नंबर फोड़ना हिंदी में। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए, क्योंकि मैं हिंदी की इस चैनल पर पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूं और हमारा एक प्रकार से टारगेट है 95% हर एक बच्चे को दिलाना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके स्टूडेंट सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बताते हैं। इससे पहले स्टूडेंट मैंने खंड का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा संस्कृत का गद्यांश, इसको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ चुका है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए संस्कृत का गद्यांश ये पेपर में दिया गया है। इसी तरीके से आपका एक प्रकार से पेपर में जो आप लोग हमारे मॉडल पेपर का वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने क्लियर दिखाया हुआ है कि कैसे आपके क्वेश्चंस संस्कृत के गद्यांश वाला पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि संस्कृत का गद्यांश का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद और इसका संदर्भ लिखने के लिए आता है। पेपर में मैं बात करूं तो आपका 7 नंबर का ये संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर आपको इसके संदर्भ के लिए दिया जाता है और 5 नंबर ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए, यानी इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर में मैं बात करूं तो 2 आपके संस्कृत के जो है गद्यांश पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ है अतीत प्रथम कल्पे जना एकमभि रूप सौभाग्य प्राप्ता। ठीक है, सर्वकार परिपूर्ण पुरुष राजा नवकुर्वन चतुष्टता अपि संपत्ति एक सिंह राजा नमकुवर्ण अतद सको निरणगना हिमवत प्रदेशे एक स्वन पाषाणी। तो एक प्रकार से इस तरह से दिया हुआ ये संस्कृत का पूरा गद्यांश। अब यहाँ पर हमें करना क्या है स्टूडेंट, हमें इसका संदर्भ लिखना है और ये जो पूरा भैया लिखा है संस्कृत में, इसका हिंदी में पूरा अर्थ आपको अनुवाद करना है। कैसे करेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ। और आप लोगों को 24 फरवरी को पेपर में ऐसे ही करना रहेगा। कॉपी वाला तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो कि मैंने कॉपी वाले में भी बताया हुआ है कि कैसे करना है। फिलहाल आप लाइव देखेंगे कि मैं पूरा संदर्भ कैसे लिखता हूँ और अनुवाद को कैसे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या है, जैसे कि एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू में बता दिया था कि भैया संस्कृत का गद्यांश आपका 2 पूछा जाता है। अब देखिए यही नहीं कि संस्कृत का गद्यांश ही पूछा जाता है, इसमें आप वैसे भी गद्यांश देखेंगे, पद्यांश देखेंगे तो उसमें भी आपका 2 ही पूछा जाता है। और संस्कृत के गद्यांश में 2 पूछा जाता है और श्लोक में भी 2 पूछा जाता है। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि भैया आपने दोनों में से कौन सा सॉल्व किया है, अनुवाद किस तरह से किया है और संदर्भ किस तरह से लिखा है, तो उसके लिए बताने का सबसे एक सही जुगाड़ जो है कह सकते हैं वो है संकेत। क्या होता है स्टूडेंट? संकेत। अब देखिए संकेत क्या होता है, मैं दिखा दूं आपको। संकेत में बेसिकली ये होता है स्टूडेंट कि आप सामने वाले को बता रहते हो कि सर जी ये वाला मैंने जो है संस्कृत का गद्यांश सॉल्व किया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए करना है आगे का जो 2 वर्ड उठाने से अतीत प्रथम कल्पे लिखा है ना, इसी को उठाना है यहाँ से। ठीक है, आगे का और जो पीछे का जो 2 वर्ड है यानी इसको उठा लेंगे। क्या लिखा है? इत्य वोचन। तो इसको उठाकर संकेत के थ्रू हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए संकेत लिखा है ना, अतीत प्रथम कल्पे, प्रथम
कल्पे, ठीक है। इसे डॉट डॉट कर देना है यहाँ पर, और लास्ट में क्या लिखा है, इत्यवोचन, तो इस तरह से इत्यवोचन, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनर भैया समझ जाएगा कि बच्चे ने पहला हल किया है, दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से एक संकेत होता है, आप संकेत लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। अब चलिए इसमें देखिए डायरेक्ट इसमें 1 2 3 क्वेश्चंस करके नहीं होता, इसमें आपको डायरेक्ट अब आप संदर्भ लिखना है, फिर अनुवाद कर देना है, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर अनुवाद का दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इस तरह से देखिए, संदर्भ के लिए करना क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। नीले पेन का प्रयोग कर लीजिए और यहाँ पर आपको कैसे लिखना है ये दिखा देता हूँ मैं। संदर्भ लिखना है भैया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब यहाँ पर आपको काले पेन से लिखना है संस्कृत भाग। क्या लिखना है स्टूडेंट, संस्कृत भाग। तो इस तरह से हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख देंगे संस्कृत भाग। उसके बाद में क्या लिखना है कि जातक कथा। अब यहाँ पर के बाद में आपको सीधा चैप्टर का नाम काले पेन से लिख देना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है भैया जातक कथा, यानी जो आपका संस्कृत का गद्यांश लिया गया है ये किससे लिया गया है, चैप्टर का नाम है जातक कथा से लिया गया है, ठीक है। जातक कथा पाठ के उल्लू कजातकम शीर्षक से, उल्लू, ठीक है, कजातकम, उल्लू के कजातकम शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर देखिए शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है। अब ये हो गया स्टूडेंट आपका संदर्भ। यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जातक कथा पाठ से उल्लू, जातक कथा के पाठ के उल्लू का जातकम शीर्षक से उद्धृत है। तो ये संदर्भ लिख दिया। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। संदर्भ देखिए आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, बस चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत के गद्यांश की, ठीक है। तो ये आपका हो गया संस्कृत का गद्यांश। अब इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने ऑलरेडी से स्टूडेंट हिंदी में अनुवाद कर रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। यानी एक प्रकार से होता है ना स्टूडेंट, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, वैसे ही ये दिया हुआ है संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन करना। बस इतना आप जान गए। तो यहाँ पर लिखा था ना अतीतम प्रथम कल्पे जना एक रूप, तो इस तरह से दिया हुआ ये देखिए अनुवाद में, अनुवाद है कि 5 नंबर इसी के लिए दिया था भैया। देखिए प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली इकट्ठे, यहाँ पे देखिए इकट्ठे होकर एक सिंह का राजा बनाया। एक सिंह को क्या बनाया स्टूडेंट, राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठे होकर कहा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, कि मनुष्यों में राजा दिख पड़ता है, वैसे ही चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। किंतु भैया हमारे बीच में क्या है, कोई राजा क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना ठीक नहीं, किसी को राजा के पद पर नियुक्ति करना चाहिए। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, ये हमको पसंद है। क्या कहा भैया, ये हमको, उल्लू को देखकर कहा भैया कि ये हमको पसंद है, ये राजा बनने के लिए काबिल है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया स्टूडेंट इस संस्कृत के गद्यांश में, ठीक है। इसमें मैंने अनुवाद कर दिया है आपको, और ये जो अनुवाद दिया गया था कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया था, ठीक है। तथा पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठे होकर मनुष्यों में भी राजा दिखाई पड़ता है कहा। लेकिन यहाँ पे देखिए वैसे चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच में कोई राजा नहीं, यानी पक्षियों में, ठीक है, कोई राजा नहीं है। तो राजा बनने के लिए भैया किसी को कहा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि, यानी एक दूसरे को देखते हुए दृष्टि, एक उल्लू को देखकर कहा कि ये हमको क्या है, पसंद है, राजा बनने के लिए क्या है, एक प्रकार से ये एलिजिबल है। तो ये बताया गया था। तो ये मैंने अनुवाद कर दिया है स्टूडेंट, उसके बारे में मैंने संदर्भ आपको दे दिया है। आपका यहाँ पर 7 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है स्टूडेंट हल करना है पेपर में संस्कृत का गद्यांश।
अनुवाद लिखना है, संदर्भ इसी तरीके से लिखना है। और मैं आपको बता दूं चैप्टर जातक कथा और 3-4 चैप्टर है जिससे आपके संस्कृत के गद्यांश पूछे आएंगे 24 फरवरी को। एक आपका जातक कथा हो गया, इसके इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक से स्टूडेंट बन रहे हैं सभी गद्यांश पढ़ लीजिए। एक महर्षि दयानंद और दूसरा आपका हो जाएगा पंचशील, तीसरा आपका हो जाएगा पंचशील सिद्धांता। इसके सभी स्टूडेंट गद्यांश को पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी 7 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो पढ़ जरूर लीजिएगा, तैयार जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है वो अनुवाद। बस अनुवाद करना आपको आ जाए, संदर्भ तो आप किसी में इसी तरीके से लिख दोगे, बस चैप्टर का नाम चेंज कर दोगे, आपका 2 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, तो मैंने संस्कृत का गद्यांश बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट संस्कृत का श्लोक। ठीक है, संस्कृत का श्लोक आ चुका है स्टूडेंट, और ये भी पेपर में आपका कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का होता है। इसको आप लोग संस्कृत का श्लोक कह लीजिए, संस्कृत का आप लोग इसको पद्यांश भी कह सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए, टोटल 7 नंबर भी इसमें आपका कंफर्म होगा। यहाँ पर लिखा है ना कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। ये आपका संस्कृत का श्लोक है। पेपर में मैं बात करूं तो ये भी आपका 2 श्लोक दिए होते हैं। आप लोग हमारे मॉडल पेपर की वीडियोज देखते होंगे तो उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आपके संस्कृत के श्लोक 2 श्लोक पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी भैया सेम प्रोसेस है, आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, और ये जो छोटा दिया हुआ है ना इसका श्लोक, इसका थोड़ा आप लोग अनुवाद कर लीजिए, यानी थोड़े में इसका अनुवाद निकलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी संकेत लिखना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में आपके 2 दिए होते हैं। एग्जामिनर को आपको संतुष्ट करने के लिए बताना होता है कि सर जी मैंने एक प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, तो आगे का जो 2 वर्ड है देखिए, भाषासु, ठीक है, मुख्या, फिर डॉट डॉट ऐसे कर देंगे। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके फिर यहाँ पर लिख देंगे हम सुभाषितम, इतना ही हम लिख देंगे, बस समझ जाएगा एग्जामिनर। क्योंकि भैया देखिए काफ़ी स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं कि ये नहीं करते हैं। अब आप लोग कर देंगे तो भैया आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अब आपको पूरा नंबर क्यों दिया जाएगा भैया, आपका पॉइंट है। देखिए पूरा नंबर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि भैया आपने एक एग्जामिनर को संकेत दिया है। एग्जामिनर को रोज डेली 200 कॉपी चेक करनी होती है और वो नहीं समझ पाता कि भैया किससे लिया गया है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ पर नंबर भी कटते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता वहाँ पर पूरा नंबर दिया जाता है। तो आप में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा नंबर आपको 7 में 7 नंबर श्लोक में दिया जाएगा। ठीक है, अब संकेत हो गया तो इसके लिए हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और श्लोक का जो मैं संदर्भ होता है स्टूडेंट में बात करूं तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, जो संस्कृत के श्लोक में भी डिफरेंस काफ़ी होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे होता है चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए भाषासु मुख्या लिखा है ना स्टूडेंट यहाँ पर। अब इसका देखिए किस तरह से हम एक प्रकार से संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी, ठीक है, श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हमारी, पाठ्य पुस्तक, इस तरह से मैंने लिख दिया ना स्टूडेंट। श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के, यहाँ पर देखिए के संस्कृत भाग, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित ठीक है, में संकलित। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देना हमें स्टूडेंट, क्या लिख देना, सुभाषित रत्नानी। देखिए सुभाषित, ठीक है, सुभाषित रत्नानी, तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आपका सुभाषित रत्नानी क्या नाम है, पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित, ठीक है, पाठ से क्या है, अवतरित है, अवतरित है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना होता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। तो ये इसका एक प्रकार से संदर्भ हो गया। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसका भी फर्क है, बस चैप्टर का नाम आपको काले पेन से और जो संस्कृत का भाग है काले पेन से पेपर में लिखना है। तो ये संदर्भ हो गया। अब इसका हम चलिए देख लेते हैं अनुवाद।
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका मैंने अनुवाद ऑलरेडी से कर रखा है ताकि आपका टाइम बचे, टाइम आपका वेस्ट ना हो। देखिए अनुवाद में, भाषाओं में मुख्य, देखिए भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। संस्कृत क्या है स्टूडेंट? सबसे प्रधान, अलौकिक और क्या है? मधुर है। यहाँ पे देखिए प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे ब्रैकेट में अधिक मधुर उसका काव्य है, ठीक है, उससे मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक, देखिए मधुर उस, यहाँ पे देखिए काव्य से मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ब्रैकेट वाला भी आप समझ सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से संस्कृत का श्लोक का अनुवाद था और इसका ये संदर्भ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने संकेत के थ्रू बताया है, उसके बाद में अनुवाद भी मैंने बताया, छोटे में ये अनुवाद था, श्लोक में, ज़्यादा बड़े में नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको देखिए छोटा या बड़ा 5 नंबर दिया जाएगा, जिसमें एग्जामिनर ने बताया है कि 5 नंबर आपको दिया जाएगा। बस देखिए सबसे ज़्यादा कठिन जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं रियलिटी में अभी भी काफ़ी स्टूडेंट जो अनुवाद नहीं कर पाते, संस्कृत में वो जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण से भैया आपको 50 नंबर प्राप्त करने हैं और अधिकतम क्वेश्चंस आपके संस्कृत से रहते हैं, तो आपको संस्कृत को भी लेकर चलना है। ये नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 95 का टारगेट देखे हो, 95% प्लस का, तो आप अचीव कर सकते हो। बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा हिंदी के बारे में जानना पड़ेगा। हिंदी में फेल हो जाओगे तो सभी सब्जेक्ट में भैया फेल माने जाओगे। तो हिंदी की तैयारी इस तरह से कर दीजिए ताकि आपका एक प्रकार से मोटिवेशन आ जाए, एक प्रकार से आप हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए कि भैया हिंदी में मैंने इतना प्लस का स्कोर करके आया हूँ। उसी तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे। तो ये आपका अनुवाद हो गया, मैंने आपको बता दिया संस्कृत का श्लोक और संस्कृत का गद्यांश सॉल्व करना। और चैप्टर का नाम बता दो स्टूडेंट, इस बार पेपर में कौन कौन सा आपका आएगा श्लोक में आपका सुभाषित नारी चैप्टर के सभी जो श्लोक को पढ़ लेना है, और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है साहित्यिक हिंदी में ऋतुवर्णनम नाम का, उसके भी सभी श्लोक को पढ़ लेना है। और तीसरा है आपका दूत वाक्य। ये तीनों चैप्टर के श्लोक को तैयार कर लोगे पूरा तो उनमें से ही आएगा आपका, और आपको जो है 7 नंबर दिलाकर जाएगा, ठीक है। तो श्लोक में भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ रस छंद अलंकार के बारे में, ठीक है। रस छंद अलंकार जो कि 2-2 नंबर का आपका पेपर में आता है, और रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का आपका 6 नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट, जो कि रस आपका हर साल पेपर में आता है। 1 नंबर आपको दिया जाता है परिभाषा के लिए, ठीक है, और 1 नंबर जो दिया जाता है इसके एक प्रकार से उदाहरण के लिए, यानी एग्जाम्पल के लिए। टोटल 2 नंबर का होता है। अब मैं आपको 2 रस बताऊंगा, 2 छंद बताऊंगा और 2 अलंकार बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है जो रस, सबसे इंपॉर्टेंट रस जो है मैं बता रहा हूँ आपको, करुण रस। करुण रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप पिछले साल का पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, तो उसमें भी एक करुण रस के बारे में बताया गया है। तो देखिए करुण रस के स्थायी भाव देख सकते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी करुण रस की परिभाषा क्या है कि इसका स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब क्या होता है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये इसका सिंपल सा परिभाषा है जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने क्लास 9 में याद किया था स्टूडेंट, और अभी तक मुझको याद है। लगभग कितने 7 से 8 साल हो चुके हैं और अभी भी मुझको ये याद है, ठीक है। इसका परिभाषा, इसका उदाहरण भी याद है, यानी कि परिभाषा याद हो गया तो ठीक है। इसका हमें 2-2 उदाहरण याद है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको उदाहरण के लिए ही दिया जाता है। तो इसका उदाहरण देखिए कि मणि खोयो भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीस। मणि खोयो भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। आप देखिए लास्ट में क्वेश्चन में मार्क भी है कि आपने क्या न्याय किया। देखिए इसका स्पष्टीकरण भी आता है, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण आपको नहीं बताया है। पेपर में मैं बात करूं तो आपको डायरेक्ट इसी तरीके से दोनों लिख देना है, ठीक है। परिभाषा और उदाहरण। स्पष्टीकरण बहुत रेयर चांस में आपका आता है, नहीं तो परिभाषा उदाहरण देने के लिए ही आता है, ठीक है। तो एक तो ये आपका उदाहरण हो गया मणि खोयो भुजंग सी। एक और है कि जथा फग बिन खग अत देना फन कविवर कर हीना, और असमम जीवन बंद बिन तो ही जो जड़ देव ज्यावन मोही। एक ये भी है करुण रस का एक प्रकार से उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देख सकते हैं करुण रस का स्थायी भाव जो है क्या है? शोक है। तो इसको आप अलग भी लिख सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इस तरह से करुण रस
का स्थायी, ठीक है, स्थायी भाव, इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो इस तरह से आप लोग इसको अलग भी लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर को एक अलग वे में समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप एज इट इज इसी तरीके से लिखिएगा। तो मैंने आप लोगों को करोड़ रस का परिभाषा बता दिया, जो कि बहुत ही ईजी है, एक बार आप याद कर लोगे, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम याद कीजिए या शाम को टाइम, बस दिमाग फ्रेश होना चाहिए, और जब आप याद कर लेंगे इसका परिभाषा उदाहरण तो आपका 2 नंबर पक्का रहेगा। एक और जो आपका स्टूडेंट पूछा जाता है रस, जो कि सबसे चर्चित रस है, वो आपका है भयानक रस। यहाँ पर देखिए, भयानक रस का भी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा और इसका उदाहरण भी दूंगा। देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। क्या है भैया भयानक रस का स्थायी भाव? यहाँ पे देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने के विचार, शक्तिशाली शत्रु या विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय की पुष्टि होने पर भयानक रस की सिद्धि होती है। ठीक है, आशंका से उत्पन्न भय की यहाँ पर देखिए पुष्टि होने पर जो है भयानक रस की क्या होती है? सिद्धि होती है। तो ये भयानक रस का एक प्रकार से स्टूडेंट क्या कह सकते हैं हम? परिभाषा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी भयजनक जब आप वस्तु देखेंगे तो उसमें जब भय उत्पन्न होगा, मान लीजिए का आपकी भाषा में हम कह लें कि भूत देख लिया आपने, ठीक है, तो भूत देखने में क्या एक प्रकार से भय लगता है। ठीक है, जब भूत देख लिया एक बार, या भूत नहीं देखा आपने, भूत वो किसी ने कहा कि भैया वहाँ पर भूत है, आप मान लिए, तो एक आपके अंदर भय बैठ गया, डर बैठ गया। इसी को क्या कहते हैं भैया? भयानक रस की यहाँ पर सिद्धि हो जाती है, इसी को भयानक रस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका परिभाषा। इसको जब आप समझ लेंगे तो आप अपने शब्दों में भी इसका आप एक प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यानी लंका, यानी सोना की लंका में जब भैया हमारे हनुमान जी गए थे, ठीक है, सीता माँ को लेने गए थे, तो सीता माँ के लेने में एक प्रकार से संदेश देने गए थे कि भैया राम जी पुल बना रहे हैं और आएंगे, जल्दी आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है भैया, उनकी भेंट हो गई लंकेश्वर से, जो वहाँ का एक प्रकार से था ना लंकेश्वर। ठीक है, सोना की महल से, यानी श्रीलंका में जो सोना का महल है ना, अभी भी एक प्रकार से है नहीं, लेकिन पूरा था, पूरा सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहीं पर लंका में भैया हो गई और पूरा एक प्रकार से पूंछ में आग लगा दिया उनके हनुमान जी की, और पूरा एक प्रकार से सोने के महल को जला दिया इन्होंने। तो हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, ये बतलाया जा रहा है इसकी भयानक रस में। ठीक है भैया, यानी वहाँ के लोग जो है एक प्रकार से भयभीत हो चुके। तो ये आपका भयानक रस और करुण रस का परिभाषा उदाहरण है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको 2 नंबर प्राप्त करना है तो इसी तरीके से मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अलंकार। देखिए, अलंकार भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। 1 नंबर इसमें भी आपको परिभाषा का दिया जाता है और 1 नंबर इसका भी आपको उदाहरण का दिया जाएगा। बराबर आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, और कौन से अलंकार इंपॉर्टेंट है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए, अनुप्रियास अलंकार आ चुका है। देखिए, अनुप्रियास अलंकार कभी मैं बात करूं तो मैंने क्लास 9 में याद किया था और अभी तक मुझे याद है। बस आपको एक बार याद करना है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए, अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा देखिए कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर, यानी कोई एक ही शब्द है उसकी बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। यानी क्या होता है? अनुप्रियास अलंकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका हम परिभाषा जो है स्टूडेंट उदाहरण के साथ में समझेंगे। देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। यानी जो कानन कठिन है और भयंकर भारी है और घोर घाम क्या है स्टूडेंट? हिमवारी बयारी है। तो ये इसका उदाहरण है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रियास अलंकार का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बार बार की आवृत्ति की बात हो रही थी। ठीक है, तो देखिए कानन कठिन, फिर ये देखिए ये 2 बार हो गया ना, कानन फिर कठिन काका, फिर भयंकर भारी ये भी 2 हो गया, फिर घोर घाम ये भी 2 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए वारी बयारी ये भी 2 हो गया। तो यानी एक ही शब्द का या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार भैया सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा है और इसका एक उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा उदाहरण है, लेकिन 2 नंबर प्राप्त करने के लिए इतना इनफ है। ठीक है, पेपर में आपको भी पता होगा, मैंने काफ़ी सारे मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करके बताया, तो उसमें एक प्रकार से मैंने बताया भी हुआ स्टूडेंट कि इतने शब्दों में आपको एक प्रकार से क्या है, शब्दों में नहीं, एक प्रकार से वहाँ पर अथवा करके दिया होता है कि भैया कि हास रस का परिभाषा दीजिए, करोड़ रस का अलंकार या अनुप्रियास या रूपक अलंकार का परिभाषा दीजिए उदाहरण से साथ में। तो इस तरह से दिया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण। देखिए, जहाँ रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ उपमेय और
उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। भैया जहां उपमेय और उपमान में क्या किया जाए, कोई काल्पनिक आभेद आरोपित किया जा रहा है, वहीं पर भैया हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का। एक और उदाहरण इसका मुझे याद है कि उदत उदगरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। एक इसका उदाहरण है। और एक और उदाहरण है कि चर कवल बंदो हर राई। एक इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो कई सारे उदाहरण है, कई सारी परिभाषा है, लेकिन परिभाषा आपका यही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैंने याद किया था स्टूडेंट 9th में। तो जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जा रहा है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण याद कर लीजिए। कॉपी में भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलंकार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा आ चुका है छंद, ठीक है। छंद भी स्टूडेंट आपका 2 नंबर का होता है, यानी 1 नंबर इसमें आपको क्या है, दोहा यानी परिभाषा के लिए दिया जाएगा। चाहे आप जो भी परिभाषा लिखिए, चौपाई का, दोहा का, रोला का, सोरठा का, और 1 नंबर उसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल के लिए। टोटल 2 नंबर इसमें भी दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं दोहा का यहाँ पर आपको परिभाषा भी दिखाऊंगा और इसका उदाहरण दिखाऊंगा। इसमें मात्रा भी आपको लगानी पड़ेगी। देखिए, दोहे के पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में यहाँ पे देखिए अंत के वर्ण गुरु और लघु होते हैं। अभी भैया आपको देखिए दोहा में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, दोहे की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, परिभाषा की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। अब देखिए परिभाषा में मैं बात करूँ स्टूडेंट तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा आपको उदाहरण के साथ में। कैसे समझ में आएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका उदाहरण है स्टूडेंट, देखिए कि मेरी, उदाहरण देखिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगारी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नगारी सोई, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुत होई, श्यामु हरित दुत होई। ये इसका उदाहरण है स्टूडेंट, और इसका एक प्रकार से क्या है, परिभाषा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं। तो ये देखिए स्टूडेंट कॉमा लगाया ना, तो ये आपका पहला चरण है, ठीक है, पहला। और इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका तीसरा है, ठीक है। तो इसमें बताया क्या गया है, इसमें 13-13 मात्राएं। तो चलिए देख लेते हैं भैया कि 13-13 मात्राएं हैं क्या। ये देखिए, ये जो आपका एस करके दिया हुआ ये 2 मात्राएं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 मात्राएं लगी है। और जो 1-1 करके है ये आपका 1-1 माना जाएगा, ठीक है। एस वाला आपका 1 यानी 1 यस आपका 2 माना जाएगा मात्रा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसमें 13-13 मात्राएं बताई गई है क्या है कि नहीं है। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है, 10 11 12 13, इसमें भैया 13 मात्राएं हैं, ठीक है भैया, ठीक है। अब तीसरे चरण में भी देख लेते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। इसमें भी 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी आपने देख लिया कि 13-13 मात्राएं। उसके बाद में देखिए दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका दूसरा है और ये आपका चौथा है। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11, तो इसमें भैया 11 मात्राएं हो गई। उसके बाद में देखिए इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इसको आपको लेना है। तो देखिए 2, 2 4, 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये 11-11 मात्राएं हैं। और यहाँ पर देखिए सब चरणों के अंत में वर्ण गुरु और लघु होते हैं, ठीक है। तो अंत में देखिए एक गुरु और यहाँ पर देखिए गुरु और लघु होते हैं। तो ये आपका गुरु कह लीजिए, ये देखिए इस तरह से ना, ये देखिए, और ये आपका लघु कह सकते हैं। देखिए एक ही सिंबल में बना हुआ है, ठीक है, एस करके एक सिंबल है, ठीक है, और ये वाला है आपका, ठीक है, गुरु और लघु इसको हम कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण है, जो कि आपको उदाहरण के साथ में ही परिभाषा, सबसे पहले आपको परिभाषा लिख लेना है, फिर इसके उदाहरण को बताना है, ठीक है, और आपको ऐसे ही करना रहेगा। तो उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया है दोहा का, और आपको मैंने बता दिया कैसे मात्राएं लगानी है। बस मात्रा आपको लगानी आनी चाहिए। आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, ठीक है। रस छंद अलंकार के बाद में हमारा आ चुका है हिंदी में अनुवाद। रस छंद अलंकार के बाद में क्या आ चुका है हमारा, हिंदी में अनुवाद। ये आपका कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का पेपर में दिया होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 9 नंबर के पेपर में दिया होगा। और इसमें मैं बात करूँ आपका, तो इसमें हिंदी निबंध में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर मैं इस वीडियो में आप लोगों को निबंध बताने वाला हूं। इसमें देखिए मैं विचार बिंदु आपको सबसे पहले बताऊंगा,
कि विचार बिंदु देखिए बेसिकली होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ पाते कि विचार बिंदु क्या है। देखिए विचार बिंदु ये होता है स्टूडेंट कि आप इस निबंध में कौन कौन सा पॉइंट बताने वाला, कौन सा हेडिंग देने वाले हैं, ताकि एग्जामिनर संतुष्ट हो जाए। ठीक है, एग्जामिनर देखते ही पता चल जाए कि बच्चे ने इतनी सारी पॉइंट के बारे में बताया है इस वीडियो में। और 250 से 300 शब्दों में आपको मैं बताऊं आपको तो 250 से लेकर 300 शब्दों में स्टूडेंट आपको हिंदी के निबंध के बारे में बताना होता है। ठीक है, तो इनमें हम इसमें सबसे पहला देखिए विचार बिंदु में सबसे पहला आपका प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ के बारे में आपको बताएंगे, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे, और चौथा है यहाँ पर देखिए यानी प्रदूषण के प्रकार में ही आपका आ जाता है का, खा, गा, घा, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। और चौथा पॉइंट इसमें है समस्या क्या समाधान क्या है स्टूडेंट। देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है ये भी बताया है। और लास्ट में उपसंहार, 5वें नंबर पॉइंट पर उपसंहार क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रकार से कंक्लूजन होता है। ठीक है, निष्कर्ष होता है कि पूरे का सार क्या निकलता है, यानी पूरा का जो सार है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें मैं बताऊंगा। तो ये हिंदी का निबंध स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लोगे तो आपका 9 नंबर कंफर्म रहेगा। हर साल पेपर में आता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं प्रस्तावना के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर प्रस्तावना क्या होता है स्टूडेंट, प्रस्तावना ये होता है इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में आप पूरे को बता देते हैं स्टूडेंट, 2 नंबर इसी के लिए दिया जाता है आपको प्रस्तावना में ही, कि आप में यानी एक प्रकार से पूरे का एक प्रकार से इसमें अर्थ बता देते हैं पर्यावरण प्रदूषण का, कि ये पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कि मैं खुद का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं तो उसी प्रकार से सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए जो हमें चारों ओर से परिवृत्त, देखिए चारों ओर से क्या है परिवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि ये क्या हो रहा है भैया, प्रदूषित हो रहा है। देखिए प्रदूषण की एक समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। क्या थी, प्राचीन और जो मध्यकालीन भारत थे इसमें क्या अज्ञात थी, यानी किसी को जानकारी नहीं थी। उसके बाद में देखिए मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक था। जो मानव का अस्तित्व है इसमें भय पैदा होना क्या था, आप यहाँ पे देखिए भय पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर, यहाँ पे देखिए उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि, यहाँ पे देखिए ध्वनि विचार करना, ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था। क्या कहा था भैया, यहाँ पर देखिए रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट मैं बात करूं आपको तो ये हमारी बातों को सुनकर भी आप याद कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट में। देखिए एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप किताबी भाषा में ही इसका आंसर दीजिए, आप अपने शब्दों में कितने अच्छे से एग्जामिनर को समझा सकते हैं, कितने अच्छे से कॉपी में लिख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने करता है। ठीक है, तो एग्जामिनर को आप अपने शब्दों में भी समझा सकते हैं। आप हमारी बातों को सुनिए, उसके कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर आपको हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये तो हमारा हो गया प्रस्तावना पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, मेन अर्थ क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है प्रदूषण का अर्थ। इसमें देखिए प्रदूषण के अर्थ में स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो स्वच्छ वातावरण है इसमें ही जीवन का विकास संभव है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जो भैया पर्यावरण का निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया है, प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा पद्धति पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है, जीवधारियों के अनुकूल होता है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए, देखिए जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। हानिकारक क्या है, होता है। इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। संकट क्या है, एक प्रकार से स्टूडेंट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी वायु तथा जल प्रदूषित हो रहा है। भैया पृथ्वी वायु तथा क्या है, जल प्रदूषित हो रहा है रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से। तो ये प्रदूषण का अर्थ है स्टूडेंट, जहाँ की आप देख सकते हैं। देखिए मैंने इसी तरीके से लिखा है कि 250 शब्द आपका कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, 250 से 300 शब्द आपका कंप्लीट हो जाए और इतने में ही लिखकर आप चले आओ और पेपर में अपना 9 नंबर प्राप्त कर लो। ठीक है, क्योंकि भैया आपको बहुत सारी चीजें हिंदी में करनी पड़ेंगी। एक में ही आपको देखिए 3 घंटा में बताऊं तो आपके लिए बहुत कम दिया जाता है। जो बच्चे अच्छे से कॉपी को लिखते हैं, अच्छे से पूरा चीज़ों को पढ़कर आते हैं, पूरा लिखने का पूरा प्रयास करते हैं कि भैया 95% का टारगेट है तो पूरा लिखते हैं, तो उनके लिए 3 घंटा भैया कम है, उनके लिए 5 घंटा कम से कम होना चाहिए। ये मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा बोर्ड एग्जाम्स के जो बोर्ड कंडक्ट कराते हैं, जो पेपर कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड, एक प्रकार से प्रयागराज, उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए 3 घंटा इनफ होता है जो अच्छे से पढ़ाई की। जैसे कि मैं बात करूँ स्टूडेंट, हमारे लिए 3 घंटा इनफ है। मैं जाऊँगा हिंदी का पेपर अच्छे से लिखकर पूरा टॉपिक लिखूंगा, इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सारी चीज़ें 3 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। जो प्रदूषण है स्टूडेंट निम्नलिखित क्या है रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला का वाले में देखिए जल प्रदूषण। अब देखिए जल प्रदूषण में क्या होता है, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। प्रथम जो आवश्यकता क्या किसकी होती है स्टूडेंट, जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जलम जीवनम, जल है तो कल है। ठीक है, जल को क्या कहा जाता है, जीवन भी कहा जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल, यहाँ पर देखिए स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिनों प्रदूषण पनपता जा रहा है। दिनों दिनों क्या है स्टूडेंट, प्रदूषण पनपता जा रहा है। तो पहला जो पॉइंट था इसमें जल प्रदूषण के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपका अभी आएगा वायु प्रदूषण, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। 4 प्रकार के मैंने प्रदूषण के बारे में इसमें बताया हुआ है। ठीक है, इस निबंध में तो ये हमारा जल प्रदूषण भी बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला। देखिए स्टूडेंट खा नंबर में देखिए वायु प्रदूषण। क्या है वायु प्रदूषण, देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है भैया। वायु भी जिससे हम सांस लेते हैं, वायु, ठीक है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक प्रकार से लेते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नीम के पेड़ों से मिलता है, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, साइंस पढ़े होंगे हाई स्कूल में। तो देखिए वायु प्रदूषण में देखिए वायु जीवन का क्या है अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ जीवन से, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जीवधारी जो होता है स्टूडेंट वो ऑक्सीजन क्या है ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। परंतु देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। यानी भैया अत्यधिक, यहाँ पर देखिए, और मनुष्य की अज्ञानता यानी एक प्रकार से जो जान नहीं पाते, ठीक है, बेचारे लोग जान नहीं पाते, अज्ञानता, लेकिन बेचारे नहीं जान नहीं पाते। और वो देखिए स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों की अत्यधिक कटाई हो रही है। अब आप लोग जो है एक प्रकार से जो शहर को लोग होते हैं ना सीबीएसई बोर्ड वाले, वो जो एक प्रकार से टिश्यू पेपर यूज करते हैं, ठीक है, बाथरूम में टिश्यू पेपर यूज करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पेड़ों की कटाई से ही वो सारी चीज़ें बनते हैं। तो भैया पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे हानिकारक जो है पेड़ों की कटाई, ठीक है, जिससे वायुमंडल जो हमारा एक प्रकार एनवायरनमेंट है इसमें क्या काफ़ी हानिकारक चीज़ें हो रही है, काफ़ी बिगड़ती जा रही है एनवायरनमेंट। उसके बाद में देखिए गा नंबर में ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके वही देख सकते हैं, सुनकर भी आप याद कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन यानी जो एक प्रकार से आवाज़ें जो आती है ना ट्रैक्टर के, फिर आती है जेट विमान जो उड़ती है तेज से आवाज़ आती है, जहाज हवाई जहाज का आवाज़ आती है, ठीक है, कारखानों के रासायनिक मशीनें, लाउड स्पीकर यानी डीजे वगैरह, शादी ब्याह में देखते हैं ना डीजे वगैरह बजता है, तो लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ते हैं। यानी भैया जब आप कार्य कर रहे हो और सामने से डीजे बजने लगे तो कानों में एक अलग एक प्रकार से वो जाता है, इम्पैक्ट जाता है, निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। भैया कान कहता है कि बंद करो यार, आगे भी हमें पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है, बंद करो नहीं तो कान फट जाएगा। ये आप लोग भी सोचते होंगे। तो ये ध्वनि प्रदूषण का ही संकेत है, ठीक है। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देख लेते हैं रासायनिक प्रदूषण घा नंबर में, ठीक है, गा फिर घा।
घ नंबर में है रासायनिक प्रदूषण। इसमें देखिए कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों, यहाँ पे देखिए कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और यहाँ पर देखिए रासायनिक खादों से भी, यहाँ पे देखिए खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो स्वास्थ्य है हमारा, ठीक है, इस पे क्या है, शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ जल के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो रासायनिक प्रदूषण होते हैं, एक प्रकार से जो रासायनिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये क्या है, अवशिष्ट द्रव्य, ठीक है, दवाइयाँ, ये सब क्या होती है भैया, तालाबों में मिल जाते हैं, तालाबों में एक प्रकार से समुद्रों में भी पहुंच जाती है। तो ये हमारा घ नंबर भी पॉइंट मैंने बता दिया है। अब पूरे का देख लेते हैं स्टूडेंट, जो है स्टूडेंट ये देख लेते हैं समस्या का समाधान क्या है। देखिए समस्या का हर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, इसी प्रकार से प्रॉब्लम एक प्रकार से समस्या है तो उसका समाधान भी बताया गया है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जो समाधान है, महान शिक्षाविदों, यहाँ पर देखिए महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय, यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखें तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करें। उनकी क्या करें स्टूडेंट, सुरक्षा करें। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हें व्यक्तियों को, यानी उन्हीं व्यक्तियों को क्या एक प्रकार से देनी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके, यानी उसको क्या है बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके, उन्हीं को भैया एक प्रकार से ये वो करना चाहिए। ठीक है, मशीनों के धुएं को बाहर निकाले, लाउड स्पीकर यानी जो आवाज़ें आती हैं उसको कम करें, ठीक है, और पानी में जो गंदगी फैलाते हैं उसको कम करें। उसके बाद में जो अवशिष्ट दवाइयाँ या कोई भी रासायनिक चीज़ें समुद्र में गिरती हैं उसको कम करें, उसको रोकें कि भैया ना गिरे, उसके लिए समुचित व्यवस्था करें उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं समस्या के समाधान में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट पूरा कंक्लूजन, यानी इसका पूरा सारी क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, इसको भी जान लेते हैं। देखिए उपसंहार, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई। जो समस्त विश्व इसमें स्टूडेंट एक क्या हुई, एक नई चेतना उत्पन्न हुई। शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए, यानी कोई जन्मदिन है आपका, ठीक है, या कोई भी फेस्टिवल है उसमें आपका कोई खुशी का दिन है तो उसमें एक अवश्य पेड़ लगाएं। लेकिन पेड़ लगाने का ये नहीं कि मतलब कि पेड़ लगाकर छोड़ दीजिए, उस पर पानी दीजिए, ठीक है, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। ठीक है, तो सब शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी, यहाँ पे देखिए, इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। यानी जो आने वाली पीढ़ी है, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, ठीक है, फिर मेरे बच्चे की भी बच्चे, तो जो आने वाली प्रक्रियाएं चलती है ना, उसी को भैया बचाने के लिए समर्थ हो सकेंगे। तो ये समस्या का समाधान है और लास्ट में कंक्लूजन भी मैंने बता दिया है पर्यावरण प्रदूषण का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलिए देख लेते हैं क्या निकलता है हमारा, संधि। अब आ चुका है स्टूडेंट संधि, जो कि संधि आपका एक एक यानी बहुविकल्पीय की तरह ये भी पूछा जाता है। एक एक करके 3 प्रश्न आपके संधि का साहित्यिक हिंदी में स्टूडेंट पूछा जाता है। ठीक है, जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, जो हमारे आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संधि, प्रत्यय, विभक्ति, ठीक है, समास, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इसमें संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति को 4 प्रश्न एक में बताऊंगा। ठीक है, यानी एक टॉपिक में। ठीक है स्टूडेंट, बहुविकल्पीय के रहेंगे और इंपॉर्टेंट होंगे जो पेपर में आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका संधि पूछा गया है कि पावक का संधि विच्छेद होगा, यानी इन चारों में से जो पावक का सही संधि विच्छेद होगा ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट पहले नंबर का, वो आपका का हो जाएगा, पोधन अका हो जाएगा, पावक का सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं, तो आपको लगभग में बात करूं तो 50 कम से कम संधि प्रत्यय 50 को पढ़ लेना है, तो आपके लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इससे
देखिए पेपर से रिलेटेड देखिए, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन से पीछे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर को छोड़िएगा मत, नहीं आता तो उसको लिखिए, बनाकर लिखिए, कुछ भी लिखिए, तुक्का लगाइए, कुछ भी लिखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन भैया सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए पेपर में। ठीक है, 100 में 100 करके आओ, उसमें कितना नंबर आता है देखिए, 100 में 100 अच्छे से करके आओगे तो 90 नंबर तो आपका कंफर्म है, 90 नंबर से 92 नंबर आपका कंफर्म रहेगा, अच्छे से करके आओगे तो। ठीक है, तुक्का वगैरह लगा दोगे तो 85 नंबर तो आपका हिंदी में कंफर्म ही कंफर्म होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, हरेशु का संधि विच्छेद होगा। ये 4 आपके विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। तो हरेशु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, का वाला हो जाएगा, हरि प्लस ए हो जाएगा, खा हरि प्लस आउ हो जाएगा, गा हरु प्लस यू, या घा हरि प्लस आउ। तो इनमें से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरे का आपका ये घा वाला हो जाएगा, हरे प्लस अ हो जाएगा, हरेश का सही संधि विच्छेद। यानी हमारी वाणी को सुनिए, हमारी आवाज को सुनिए, हरेश, हरि प्लस अ हरीश। ठीक है, ये हो गया पूरा हरीश का सही संधि विच्छेद। तीसरा देखिए, गायक का संधि विच्छेद होगा। अब इनमें से बताइए स्टूडेंट, क्योंकि मैं मॉडल पेपर में ये सारे क्वेश्चंस को करा चुका है, मैं रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्लियर से। नहीं याद कर रहे हो तो कर लीजिए, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी की तरह ही आपका पूछा जाएगा। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा घा वाला, घे धन अका हो जाएगा, गे धन अका हो जाएगा गायक का सही संधि विच्छेद। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा नंबर, यहाँ पर देखिए उच्चारण में संधि है, यानी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, यण संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। तो उच्चारण में जो संधि हो जाएगी स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन, 4 विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 संधि था, जो कि 3 ही पूछा जाता है पेपर में, लेकिन जितना ज़्यादा तैयार करे रहोगे उतना ही बेहतर रहेगा। और वीडियो के लिए अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ। ठीक है, अभी हमारे घर में कुछ एक प्रकार से चल रहा है, जो कथा भागवत या शादी विवाह का माहौल है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये रात का मैं 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ये 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, 12 बजे सोता हूँ, 3 बजे वीडियो बनाता हूँ। तो आपके लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, और आप लोग भी मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम कम बचा है स्टूडेंट, और आपको भी उन लाखों बच्चों में से एक बच्चा बनना है जो टॉपर बनना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पढ़ने वाला ही बच्चा कामयाब होता है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि जिसने भी मेहनत किया है वो आज एक अच्छे मुकाम पर है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और मोटिवेशन आप लेते रहिए। ठीक है, तो संधि को मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं समास को। यहाँ पर देखिए, समास को भी मैं इस वीडियो में 4 प्रश्न समास के बताने वाले हैं। ठीक है, और ये 2 प्रश्न आपके पेपर में होता है, बहुविकल्पीय की तरह ये होता है, एक एक करके। ठीक है, 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। समास एक और तरीके से पूछा जाता है, समास विग्रह करने के लिए 2 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका एक समास दिया होगा, जैसे प्रत्येकम है ना, इसका आप समास विग्रह कीजिए। तो जैसे एकम एक प्रति, ठीक है, उसके बाद में लास्ट में अव्ययभाव समास होगा, तो इसके यानी समास का नाम करके समास का विग्रह कीजिए। 2 नंबर वहाँ पर भी दे दिया जाएगा। तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में वो वाला तरीका भी अपना रखा है, बताया भी है, और क्वेश्चन बैंक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आपके 4 जो है समास रहेंगे। तो सबसे पहला पूछा गया है कि प्रत्येकम में समास है, प्रत्येकम में समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका का हो जाएगा, प्रत्येकम में जो समास हो जाएगा वो अव्ययभाव हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर है पीत वस्त्रम में सही समास है। तो पीत वस्त्रम में जो सही समास हो जाएगा, दूसरे नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो आपका का हो जाएगा, कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर पुरुष व्याघ्र में कौन सा समास है। देखो ये देखिए स्टूडेंट, में मीनिंग पढ़ने में कोई गलती कर दी हूँ तो बताइएगा। पुरुष यहाँ पे देखिए व्याघ्र में कौन सा समास है, दिगु, कर्मधारय, अव्ययभाव या तत्पुरुष। तो तीसरे का जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, विकल्प जो कर्मधारय है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का तीसरे नंबर वाले का। चौथा नंबर देखिए चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 संधि पूछा गया था, जो कि मैंने भी आपको ये बता दिया था। ठीक है, संधि आपका, और इसके बाद में ये हमारा समास था, ये भी मैंने आपको समास को भी 4 बता दिया है। अब हमारा आ चुका है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय आपका पूछा गया है, ये देखिए, और ये भी स्टूडेंट 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, बहुविकल्पीय की तरह सेम रहते हैं, और ये भी 2 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे।
हर साल पूछे जाते हैं साहित्यिक हिंदी में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूज्यति शब्द में प्रत्यय है। 4 क्वेश्चन इसका भी मैं बताऊंगा आपको। पूज्यति शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ये 4 आप देख सकते हैं और आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक में पढ़ा होगा। ठीक है, और भी मैंने वीडियो बताया कि प्रत्यय आपको कैसे पहचानना है कि किस प्रत्यय से लिया गया, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गा हो जाएगा, का तो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा श्रीमान शब्द में प्रत्यय है। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका का हो जाएगा, मतुप हो जाएगा श्रीमान शब्द में सही प्रत्यय। ठीक है, तीसरा देखिए यहां पर, तीसरा है स्टूडेंट गुरुत्वम में प्रत्यय है। गुरुत्वम, स्वागतम, महत्वम, ये सब में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका त्वा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए हमारी आवाज को भी सुनिए, गुरुत्वम त्वा आता है ना, फिर महत्वम, स्वागतम, स्वागतम। ठीक है, तो इसमें त्वा आता है, तो तीसरे का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा देखिए यहाँ पर पठनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, कत्वा, अनियर, सानच या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर का भी आपका खा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, अनियर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर पठनीय में प्रत्यय। ठीक है, तो ये 4 प्रत्यय भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं और ये सभी प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, 2 दोस्तों के पास जो भैया आपके साथ में, देखिए हिंदी तो सभी पढ़ते हैं, तो 2 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग हमको कुछ मानते हैं, टीचर वगैरह कुछ मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, ठीक है, बड़ा भाई मानते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूँ स्टूडेंट, और जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते तो बहुत दिल एक प्रकार से हर्ट होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी तैयारी का मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ, 95% दिलाऊंगा। बस आप हमारी गाइडेंस पर चलिए और हिंदी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें बताए गए जितने भी वीडियो हैं, जो कि A to Z वीडियो मिल जाएगा, लगभग 100 से वीडियो हैं, लेकिन उसके थोड़े थोड़े पॉइंट को आप समझ जाओगे तो आपका पूरा कल्याण है, हिंदी में आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये प्रत्यय भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। अब चलिए देख लेते हैं विभक्ति को। ठीक है, देखिए विभक्ति की मैं बात करूं तो ये भी आपका 2 अंक का पूछा जाता है, और ये सेम विभक्ति इसी तरीके से दिया होगा। इनमें दिया होगा कि निम्नलिखित विभक्ति में से किसी एक का विभक्ति देकर उसका नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका हिंदी में अर्थ बताना है, उसका सूत्र बताना है, सूत्र यानी नियम, और विभक्ति कौन सी है यानी द्वितीय, प्रथम या चतुर्थ या तृतीय, कौन सी विभक्ति है यह बताना है आपको। ठीक है, इसका जो नियम होता है यानी इसका सूत्र किस तरह से होता है वो भी बताना आपको है। जैसे यहाँ पर देखिए विभक्ति के बारे में सबसे पहला है कि कृष्ण पारिता, देखिए कृष्ण पारिता गांव संति, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा कि कृष्ण के सब और गांव हैं। तो कृष्ण भगवान जी की ऊपर बात हो रही है, कृष्ण के सब और गायें हैं। ठीक है, गाय है, तो कृष्ण के सब और क्या है भैया, गाय है। अब इसका स्टूडेंट पूछा जाएगा नियम। ठीक है, तो नियम को लिख देते हैं स्टूडेंट। नियम इसका क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, नियम इसका हो जाएगा अभिता परता, इस तरह से हम लिखेंगे स्टूडेंट इसका, अभिता परिता समया। ठीक है, अभिता परता समया निक्सा, देखिए समया निक्सा हा प्रतियोगी आपी। ठीक है, तो ये इसका एक नियम हो गया, अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी। उसके बाद में इसमें देख लेते हैं विभक्ति कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए विभक्ति, तो इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति बता दें, तो ये आपको 2 नंबर, यहाँ पर इतना लिखने के लिए आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकाशाय नमः। ठीक है, क्या लिखा है, आकाशाय नमः, और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा, बस नियम चेंज होगा। ठीक है, और विभक्ति चेंज होगी, ये होता है फर्क। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, जैसे कृष्ण परिता गांव संति, तो इसमें आप देखेंगे कि परिता आया हुआ है, वैसे यहाँ पर देख सकते हैं परिता आया हुआ, यानी इसमें आपका एक ना एक मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे आकाशाय नमः, तो इसमें यानी आकाश को नमस्कार, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे रामाय नमः, तो राम जी को नमस्कार, उसी तरीके से आकाश को नमस्कार।
ये हो गया आपका। इसमें जो नियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं। नियम देखिए, नियम इसका हो जाएगा, थोड़ा बड़ा में है लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकते हैं। स्वास्तिस्थ स्वाहा, मैं आपको पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतने बड़े में है स्टूडेंट, ये इसका नियम देखिए। स्वास्तिक स्वाहा स्वधा लवशिष्ट योगच्च, ये इसका नियम है। इसमें इसके बाद में देख लेते हैं इसका विभक्ति। ठीक है, इसकी विभक्ति जो हो जाएगी आपका चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नियम विभक्ति ये भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो विभक्ति मैंने केवल 2 ही बताया है, जो कि आपके पेपर में एक ही आता है, तो भैया 2 ही जान लीजिए तो इनफ रहेगा आपके लिए। और भी मैं मॉडल पेपर में बता देता हूँ, आप लोग देखते होंगे हमारे मॉडल पेपर का पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपको सारी चीज़ें पूरा क्लियर से आती होंगी। ठीक है, तो 2 नंबर आपका आता है। और टोटल में बात करूँ विभक्ति के, तो पेपर में केवल 3 ही विभक्ति आपके पेपर में दिए होते हैं। ठीक है, 3 में से केवल एक ही करना होता है। और जैसा कि मैंने बताया विभक्ति उसके नियम का बताइए, और पूरा आपको बताना रहेगा, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। लास्ट में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो पूरा स्टूडेंट जो टॉपिक था, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का श्लोक, रस, अलंकार, छंद, निबंध, संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति, और लास्ट में अब बचता है पत्र लेखन। पत्र लेखन, तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि कौन सा पत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पत्र कैसे लिखना है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब आ चुका है पत्र लेखन। पत्र लेखन में पत्र कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पेपर में ये 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, पत्र लिखने का बेहतरीन तरीका इसमें बताया, जैसे कि आप लोग पत्र लिखेंगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा 8 नंबर। ठीक है, ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पत्र में। ठीक है, पत्र में पूरा नंबर मिलेगा आपको। देखिए ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पेपर में पत्र लिखने के लिए, 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, पत्र लिखने का कई सारे तरीका होता है, लेकिन मैं आपको टॉपर की तरीके के माध्यम से बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसी टॉपिक के हमें ऊपर पत्र लिखना है। दिया क्या हुआ कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए, ठीक है, यानी बढ़ते हुए जो संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमें उनको लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है भैया, सेवा में तो लिखना कंपलसरी है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है भैया मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। ठीक है, यानी सेवा में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है सेवा में, यानी इसके लाइन के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। कि देखिए यहाँ से हमारा पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है, जो पत्र लिखने का होता है, और पेपर में भी आप लोग ऐसे ही पत्र लिखिएगा। ठीक है, देखिए सेवा में ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यानी जिस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर आप पत्र लिखने, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है, अब आप लोग में काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे रहा हूँ तो क्या मेरठ लिख सकता हूँ। जी हाँ, मेरठ आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का भी आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपको पसंद आए वो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए या जो बुक में दिया होता है मेरठ उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि भैया आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता होता। उसको क्या पता होता है, रोल नंबर। ठीक है, आपका रोल नंबर उसको पता होता है। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से वो सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट करता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि भैया आप विधायक के लड़के हैं या आप गरीब परिवार के लड़के, वो रोल नंबर से सारी चीज़ें चेक कर चला जाता है। आपके जो है आपने कॉपी में लिखा है तो आपको नंबर अच्छा देगा, और नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं देगा। तो लिखने वाले के लिए नंबर है, कॉपी में मेहनत करने के वाले के लिए नंबर है, जो लिखता है पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, तो विषय में स्टूडेंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब यहाँ पर देखिए महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महोदय भी आप लिख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, ठीक है, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए
संक्रामक जो बीमारियों की बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट होता है मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, यहाँ पर देखिए मलेरिया, टीबी और ब्रैकेट में क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। ठीक है, अपने चरम बिंदु पर है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक जो हॉस्पिटल है उसमें क्या है, यानी जो सरकारी केंद्र संख्यकों की पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। यानी भैया जो आवश्यक दवाइयों का अभाव है, इसमें जो डॉक्टर है वो उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही, यानी जो पीड़ितों की संख्या इसमें कमी नहीं आ पा रही है। यहाँ पे देखिए कमी नहीं आ पा रही, इसके बारे में और भी है भैया। अतः यहाँ पे देखिए अतः आपसे अनुरोध है देखिए सॉरी अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। यानी समय रहते हुए जो क्या भैया स्वास्थ्य का लाभ ले सके और उनका इलाज अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, दिनांक यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएंगे स्टूडेंट, दिनांक जो होगा आपका भवदीय लिख देंगे, मेरठ लिख देंगे और अपना नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी लिख सकते हैं और अपना नाम लिखना जरूरी है। जैसे मेरा नाम भैया शिवम है तो यहाँ पर मैं शिवम लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा अच्छी से राइटिंग से। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को डियर स्टूडेंट पत्र लिखना है। पत्र में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सेवा में आपको लिखना कंपलसरी है, या इंग्लिश में होता है तो 2 लिख दें। ठीक है, तो नीचे आप लिखते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है पत्र लेखन में। मैं बात करूँ तो पत्र ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे जो भी टॉपिक पर हो, टॉपिक के ऊपर आपको पत्र लिखना है। 80 शब्दों में पत्र लिख देते हैं, 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है, कोई भी नहीं कट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है स्टूडेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।